चलिए बच्चों नोट करिए, नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कहां कहां यूज होता है, किन इंपॉर्टेंट कंपाउंड को बनाने में यूज होता है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको प्रिपेयर करना सीखते हैं। इसमें देखिए फिनॉल की रिएक्शन पहले NaOH के साथ करते हैं। ये रिएक्शन मैंने पिछले टर्म में पढ़ाई थी कि फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर पोजेस करता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों मिलके वाटर निकाल देंगे और एक सॉल्ट बनता है जिसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन की जाती है CO2 से एट 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर। और सेकेंड स्टेप में उसका एसिडिफिकेशन करते हैं। तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, CO2 लेते हैं, साथ में टेम्परेचर 125 डिग्री और प्रेशर 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर, और उसके बाद H+। या स्टेप बाय स्टेप चलिए हम आपको बता देते हैं तो ज्यादा और अच्छा रहेगा कि पहला स्टेप है CO2 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो इससे बनता है सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड जिसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट। अब इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे यानी H+ से रिएक्शन करा देंगे तो Na+ हट जाएगा और उसकी जगह H+ ले लेगा और इस तरह से मिल जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यानी सैलिसिलिक एसिड। अब ये हुई कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है, अभी डिस्कस करते हैं। पहले आप पूरी रिएक्शन नोट कर लो कि फिनॉल से पहले बनाया सोडियम फिनॉक्साइड, फिर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन की गई CO2 से इन सर्टेन कंडीशन, सोडियम सैलिसिलेट बना और फिर उसका एसिडिफिकेशन किया तो सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो इस रिएक्शन को कोल्बे रिएक्शन कहते हैं और ये इतनी इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इससे सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए तो मैं इसकी मैकेनिज्म बताता हूं फिर। देखिए पहला स्टेप तो बहुत इजी है और आखिरी स्टेप भी बहुत इजी है। तो जो मैकेनिज्म है वो इसी स्टेप की आपको आनी चाहिए, सेकेंड स्टेप की मैकेनिज्म, यही सबसे मेन स्टेप है। तो मैं इसकी मैकेनिज्म चलिए आपको बताता हूं। सोडियम फिनॉक्साइड से कैसे बना सोडियम सैलिसिलेट। तो देखिए मैकेनिज्म, सोडियम फिनॉक्साइड में फिनॉक्साइड आयन होता है, ठीक है, और CO2 का ये स्ट्रक्चर होता है।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है। तो माइनस चार्ज डिलोकलाइज होके ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, यहां पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और CO2 पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा O पे, तो C पे प्लस आएगा, O पे माइनस आएगा, और जैसे ही C पे प्लस आएगा तो कार्बन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर आ जाएगी, और कार्बन यहां पे जहां माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है वहां पे अटैक कर देगा। तो क्या मिलेगा इससे, यहां पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ गया, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे माइनस आया, माइनस पे C प्लस आके जुड़ गया, और आपको ये चीज मिल गई। यहाँ पे डबल की जगह क्या बचा, सिंगल बॉन्ड, C डबल O माइनस आ गया। तो चलिए बच्चों बताओ, ये स्टेप समझ में आया, CO2 का अटैक। ठीक है, बाकी लोग भी देखें। तो कोलबेरी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोफाइल पूछा जाए आपसे कौन होता है, तो आंसर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और CO2 में इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कौन शो करता है, कार्बन या ऑक्सीजन, आंसर कार्बन। अब अगला स्टेप देखिए, अब अगला स्टेप है टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म, ये कीटो है, और कीटो से बनेगा इनॉल। कैसे, अल्फा H चला जाएगा O पे, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पे, तो कीटो से हम इनॉल बना लेंगे, और इस तरह से आ जाएगा OH C डबल O माइनस। यही हमने बनाया था सोडियम सैलिसिलेट, यहीं पे आगे Na प्लस लग जाएगा, और अगले स्टेप पे हम H प्लस ले लेंगे, तो आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये है मैकेनिज्म कोलबेरी रिएक्शन की। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पहले CO2 का अटैक हुआ, कीटो आइसोमर आया, फिर कीटो से इनॉल बना, और फिर H प्लस से रिएक्शन हो गई, सैलिसिलिक एसिड आ गया। तो जल्दी से नोट कर ले मैकेनिज्म सब लोग। और अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड, कि सैलिसिलिक एसिड हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है और हर बार आता रहता है, एक दो साल छोड़ के, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है एस्पिरिन। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन एक पेन किलर होता है, यानी एस्पिरिन एक मेडिसिन है, एक दवा है जो पेन किलर का काम करती है। तो एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड से ही बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। रिएक्शन का नाम है बाई एसाइलेशन ऑफ, तो ये टर्म याद कर लीजिएगा कि एस्पिरिन कैसे बनता है, बाय द एसाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। और एसाइलेशन कौन करता है, कौन सा रिएजेंट करता है, भाई जिसके पास एसाइल ग्रुप हो। और आप लोग पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव एसिड हैलाइड और एसिड एनाइड्राइड, इनके पास एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यही लोग करेंगे एसाइलेशन। जैसे
OH COOH और हम रिएक्शन करें एसिड हैलाइड से यानी CH3COCl से या एसिटिक एनाइड्राइड से। दोनों के पास एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों एसिड डेरिवेटिव हैं, तो क्या होगा? आपको मैंने मैकेनिज्म बताई थी, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो फिनोलिक OH है ये CO पे अटैक करेगा और Cl माइनस लीव करेगा, और जब Cl माइनस लीव करेगा तो OH वाले H को लेके जाएगा, HCl बना देगा, और ये जो O है वो CO से आके जुड़ जाएगा। और इस तरह से आपको मिला एस्पिरिन। तो ये एस्पिरिन की प्रिपरेशन है। एसिड एनाइड्राइड में भी यही मैकेनिज्म है, OH CO पे अटैक करेगा, बस यहाँ पे लीविंग ग्रुप चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लीविंग ग्रुप आएगा एसिटेट आयन, तो वो H प्लस के साथ एसिटिक एसिड बनाएगा। जैसे यहाँ पे लीविंग ग्रुप Cl माइनस है, यहाँ पे लीविंग ग्रुप एसिटेट आयन होगा। तो ये सैलिसिलिक एसिड का एसाइलेशन था जिससे एस्पिरिन यानी एक पेन किलर हमको मिला। तो अच्छे से सब लोग याद कर लें, समझ में आए रिएक्शन सबको? ठीक है। कई बार IUPAC के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एस्पिरिन में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? तो एक तो COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा COO है यानी एस्टर। तो ध्यान रखें एस्पिरिन में दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक तो एस्टर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो एस्पिरिन अगर आपसे पूछा जाए एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, तो आंसर एस्पिरिन एसिडिक होता है क्योंकि उसके पास COOH है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा दूसरा फंक्शनल ग्रुप वो ध्यान रखिए एस्टर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक और इंपॉर्टेंट, हाँ सर यहाँ पे HOCl क्यों नहीं बनता है? क्या HO कौन सा? यहाँ पे सर ये जो OH निकलेगा तो इसके साथ Cl के साथ वो HOCl क्यों नहीं बना पाता है? बेटा ये वो है ना न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड यस डेरिवेटिव। सर। तो OH जो है इसका कौन पेयर है? तो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यही न्यूक्लियोफाइल तो इस पे CO पे अटैक करेगा और Cl माइनस लीव करेगा। तो जब OH CO पे अटैक करेगा तो O पे प्लस आएगा, तो O के बगल वाला जो H है वो H प्लस निकल जाएगा, Cl माइनस Cl बना लेगा। ओके सर। भूल गया लगता है, देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जैसे आपको ROH दिया है और RCOCl दिया है, तो भाई ये इस पे अटैक किया, Cl माइनस लीव किया, तो ROH प्लस COR बना। अब जो Cl माइनस निकला है वो इस H प्लस को ले लेगा, HCl बना देगा, और RCOOR यानी एस्टर बन जाएगा। ये होती है मैकेनिज्म। याद आया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंस देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। देखिए जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है जैसे कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, वहां पे एक प्लांट, उन ठंडी जगहों में एक प्लांट होता है, उस प्लांट को कहते हैं विंटर ग्रीन प्लांट।
मतलब ऐसा प्लांट होता है कि वो विंटर में भी ग्रीन रहता है, जो बड़ी सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि जहां पे बर्फबारी होती है वहां पे ग्रीन कलर के प्लांट नहीं मिलते। ठीक है, तो उस प्लांट के अंदर एक खासियत होती है, उस प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं या जो बार्क वगैरह होती है वो बड़ी अच्छी खुशबू देता है। बिल्कुल वही खुशबू, बिल्कुल वही खुशबू इस केमिकल में होती है, जिसका नाम है मिथाइल सैलिसिलेट। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन यानी मिथाइल सैलिसिलेट एक इंपॉर्टेंट फ्लेवरिंग एजेंट होता है। जहां भी हमें वैसी ही खुशबू लानी है जैसी खुशबू विंटर ग्रीन से मिलती है, वहां पे हम इस केमिकल का यूज करेंगे। तो ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है। जैसे आपने टीवी में ऐड देखा होगा मिरिंडा का, ठीक है, कहते हैं मिरिंडा में आम है, लेकिन आम वास्तव में नहीं होता, बोतल में भी लिखा होता है एडेड फ्लेवर्स। उल्लू बनाते हैं ऐड वाले, अब तो हर मौसम आम, अब तो हर मौसम आम। कोई आम आम नहीं होता मिरिंडा और ये फैंटा और इन सब में। ये सब सिर्फ इसमें ऐसे केमिकल्स यूज होते हैं जिनमें वैसी स्मेल होती है जैसा स्मेल आम में होती है। तो वही चीज यहाँ पे है, ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है और इसको हम बनाएंगे बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। याद है एस्टरिफिकेशन आप लोगों को? एस्टरिफिकेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में। तो सैलिसिलिक एसिड में आप देखिए ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ले लेंगे और एस्टरिफिकेशन के लिए अल्कोहल चाहिए। तो यहां पे जो अल्कोहल लिया जाता है वो मेथेनॉल लिया जाता है, यानी मिथाइल अल्कोहल। तो मैंने एस्टरिफिकेशन जब पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलता है और अल्कोहल से H निकलता है, और दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर। तो यहां से OH हटके OCH3 लग जाएगा। तो फिर से देखिए हमें एक एस्टर मिला OH COO CH3। इसी एस्टर का नाम होता है मिथाइल सैलिसिलेट। और ये होता है फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये थी बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन बनाना भी सिखा दिया और सैलिसिलिक एसिड से ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बनाना भी सिखा दिया। वहां पे एसाइलेशन किया था, यहां पे एस्टरिफिकेशन किया है। ये दोनों रिएक्शन बहुत पूछी जाती है, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब तक मैंने आपको नाइट्रेशन पढ़ा दिया, ब्रोमिनेशन पढ़ा दिया, कोल्बे रिएक्शन पढ़ा दिया। 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई है। चौथी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का नाम है, नेम रिएक्शन है वो, उसे कहते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। तो चलिए हेडिंग डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें लिख लो, इट इज प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलैल्डिहाइड। सैलिसिलैल्डिहाइड की ये प्रिपरेशन होती है। तो पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, फिर बाद में मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा। इसमें हम फिनॉल लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, और क्लोरोफॉर्म के साथ
कास्टिक सोडा भी लेते हैं, यानी कोई बेस, क्लोरोफॉर्म और NaOH। तो यहां पे CHO लगता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ओपी डायरेक्टर है। CHO कैसे आया इसकी मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। बताइए इसमें किसका बीपी कम होगा, फर्स्ट का या सेकंड का? फर्स्ट का। फर्स्ट का, बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये लेस बीपी यानी मोर वोलेटाइल, इसका मोर बीपी यानी लेस वोलेटाइल। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले वेपराइज होके अलग हो जाएगा। इसी को कहते हैं सैलिसिलडिहाइड। ये लिक्विड स्टेट में रह जाएगा और ये हमको हीट करने पर गैसियस स्टेट में मिल जाएगा, सैलिसिलडिहाइड। तो ये क्वेश्चन आता है कि सैलिसिलडिहाइड को मिक्सचर से कैसे सेपरेट करते हैं? आंसर स्टीम डिस्टिलेशन से करते हैं। जिसमें हम हीट करते हैं और स्टीम जो बना है उसको अलग कर लेते हैं। तो ये सैलिसिलडिहाइड स्टीम की फॉर्म में मिलता है गर्म करने पर। ये हमारे किसी काम का नहीं है, इससे कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिलती है। आप देखिए इसको ध्यान से, अगर इसको टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर दें, टॉलरेंस रिएजेंट, तो CHO COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। तो सैलिसिलडिहाइड की वैसे भी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है क्योंकि इससे सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा ऑक्सीडेशन के द्वारा। और सैलिसिलिक एसिड से हम तमाम दवाइयां और ये सब फ्लेवरिंग एजेंट बना लेते हैं। तो ध्यान से इस रिएक्शन को देखो और याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ हो रही है और हीट करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो सैलिसिलडिहाइड मिल रहा है। यानी हम इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि यहां पे होता है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन का मतलब फॉर्मिल ग्रुप का लगना, और CHO को कहते हैं फॉर्मिल ग्रुप। CHO इसे फॉर्मिल ग्रुप बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि रीमर टीमन रिएक्शन क्या करती है? आंसर फॉर्मुलेशन। तो चलिए जल्दी से इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। नोट कर लिया सब लोगों ने? क्योंकि मैकेनिज्म से ही समझ में आएगा कि कैसे आया CHO ग्रुप। तो चलिए हेडिंग डालिए, मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें देखिए आपने दो रिएजेंट लिए हैं, क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक सोडा। तो पहले वो आपस में रिएक्शन करेंगे। ये क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, NaOH बेस है। बेस का काम है एसिड को एब्सॉर्ब करना, तो क्लोरोफॉर्म से HCl निकल जाएगा, HCl जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो NaOH की प्रेजेंस में HCl का एलिमिनेशन हो जाएगा क्लोरोफॉर्म से।
और हमको मिलेगा CCl2, जिसे कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। और बताइए डाइक्लोरोकार्बीन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? सब लोग बताएं जल्दी से टाइप करके। इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल होगा, जल्दी बताएं। ध्यान से देखिए, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की, यस, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, 6 ही तो है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये पहला क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है कि रीमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? आंसर CCl2। ठीक है, चलिए अब फिनॉल भी तो एसिडिक है, वो भी बेस से रिएक्शन करेगा। फिनॉल NaOH, फिनॉक्साइड एंड Na+, H2 निकल जाएगा। तो देखिए ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, और फिनॉक्साइड आयन काम करेगा सबस्ट्रेट का, फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये सबस्ट्रेट है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। नोट करिए जल्दी सब लोग इतना। जल्दी से नोट करिए, थोड़ी बड़ी मैकेनिज्म है इसकी। अब ये जो फिनॉक्साइड आयन हमने बनाया है, इस पे CCl2 का अटैक होगा। तो ये इधर गया, ये इधर गया, CCl2 ने अटैक कर दिया। तो जैसे अभी कोल्बे रिएक्शन में किया था, यहाँ पे सिंगल की जगह डबल बॉन्ड आ गया था। और H तो है ही, और जिस माइनस, जी ये जो माइनस चार्ज आएगा इस पे CCl2 आगे लगेगा, तो C पे आ जाएगा माइनस चार्ज, CCl2 माइनस। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसकी होगी हाइड्रोलिसिस। यहां पे एक्वस NaOH लिया गया है, तो वाटर बहुत है, तो H+ का इस पे अटैक हो जाएगा और आपको मिलेगा ये इंटरमीडिएट। अब जैसे आपने देखा था कोल्बे रिएक्शन में टाटोमेरिज्म हो गई थी, यहां पे भी टाटोमेरिज्म हो जाएगी। तो ये H चला जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो आफ्टर टाटोमेरिज्म आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए OH- अभी भी है हमारे पास, तो OH- फिनॉल से H+ ले लेगा, और फाइनली हमको ये इंटरमीडिएट मिलेगा O-। इसी O- पे आके Na+ बैठ जाएगा। ये वो Na+ है जो हमने फिनॉल की जब रिएक्शन NaOH से की थी, तो फिनॉक्साइड आयन और Na+ बना था, तो वही Na+ यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ONA
CHCl2। तो ये इंटरमीडिएट कई बार पूछा जा चुका है कि रीबर टीमन रिएक्शन में कौन होता है इंटरमीडिएट, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस इंटरमीडिएट को ध्यान से देखिए, तो इसमें जेमिनल डाइहैलाइड है, और मैंने एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया है कि जेमिनल डाइहैलाइड की हाइड्रोलिसिस से CHO आ जाता है। तो अब जो एक्वस NaOH है वो जेमिनल डाइहैलाइड की हाइड्रोलिसिस कर देगा। तो 2 Cl हटेंगे, 2 OH आ जाएगा, और फिर एक कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, H2O, तो आपको मिल जाएगा ONaCHO। ठीक है, अब इसी का आप एसिडिफिकेशन कर दीजिए, तो Na+ हट जाएगा और H+ आगे लग जाएगा, और इस तरह से फाइनली यू विल गेट व्हाट, सैलिसिलैंडिहाइड। तो देखिए कितनी बड़ी मैकेनिज्म है। कोई स्टेप ऐसा जो नहीं समझ में आया हो? देख लीजिए। नोट कर ले जल्दी से। हाँ बताओ, समझ में तो सब आ गया। हाँ आगे बोलो। हाँ बट याद कैसे रखें, बात सही है, इतनी बड़ी मैकेनिज्म है, कैसे रखें? तो चलो मैं इसकी ब्रीफ में समरी बता देता हूं। तो कभी भी रीमर टीमर रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी हो तो ऐसे ध्यान रखना। NaOH है बेस, क्लोरोफॉर्म एसिडिक होता है, उससे HCl निकाल देगा, CCl2 बन जाएगा। फिनॉल भी एसिडिक होता है, उससे H2O निकाल देगा, सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा। फिर सोडियम फेनॉक्साइड पे CCl2 अटैक करेगा। अब CCl2 में 2 Cl है सेम कार्बन पे, तो वो जेमिनल डाइहैलाइड बना देगा, CHCl2। ठीक है, CCl2 से CHCl2, ये आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, तो जो सोडियम फेनॉक्साइड था जिसपे CCl2 लगा, वहीं पे H लगा दिया तो CHCl2 हो गया, और फिर CHCl2 की हाइड्रोलिसिस सब जानते हैं, एल्डिहाइड बनता है। ऐसे याद कर लीजिए शॉर्ट में। समझ में आया शॉर्ट में, या फिर से बताएं? चलिए एक बार फिर से सब लोग सुन लीजिए कि रीमर टीमन रिएक्शन में NaOH है, क्लोरोफॉर्म से HCl निकालेगा, CCl2 बनेगा। फिनॉल से वाटर निकालेगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड में CCl2 आगे जुड़ जाएगा, जेमिनल डाइहैलाइड बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस से CHO आ जाएगा। बस ऐसे शॉर्ट में याद कर लीजिए, क्योंकि मेन ये है इंटरमीडिएट, यही पूछा जाता है, जेमिनल डाइहैलाइड। तो सोडियम फेनॉक्साइड और ऑर्थो पोजीशन पे जेमिनल डाइहैलाइड, CHCl2। ठीक है बच्चों, तो मैंने रीमर टीमन रिएक्शन भी फिनिश कर दी। अब इसके बाद बस 2-3 रिएक्शन और बची हैं, तीन रिएक्शन या 4 रिएक्शन करीब, तो वो भी हम फिनिश करते हैं। 2 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले लें, पानी आनी पी लें, आप भी ब्रेक ले लीजिए। 2 मिनट बाद फिर से जुड़ेंगे और जो बची हुई रिएक्शन है फिनॉल की, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।
नोट कर लिया ना सबने? ठीक है,